अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस वीडियो पर बात करेंगे वो बहुत ही अफसोसनाक और दिल हिला देने वाला वाक़या है। ये आपके इल्म में भी आ गया होगा कि यूनान के करीब जो है वो एक बड़ा कश्ती का हादसा हुआ है और इसे बहरे रूम में अब तक के जो हादसात हैं उनमें सबसे बड़ा हादसा करार दिया जा रहा है। और बदकिस्मती से इस कश्ती में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी सवार थी। इस कश्ती के हादसे के बारे में बात करेंगे, हादसा कैसे पेश आया और इसमें कौन कौन से वामिल हैं, और फिर ऐसी जगह पर पेश आया है कि जहां लाशें भी मिलना और तलाश करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो बदनसीब लोग हैं जो इस कश्ती में सवार थे, उन्हें बचने का एक मौका मिला था लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने वो मौका गंवा दिया। तो नाज़रीन, हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बदकिस्मत कश्ती जो है जुम्मे या हफ्ते को लीबिया में तबरूक के मुकाम से रवाना हुई है। ये 100 मीटर कश्ती थी, 100 मीटर लंबी तकरीबन, और इसमें इंसानी स्मगलरों की हवस की वजह से 600 से 700 तारकीन को ठोंस दिया गया था। आप अंदाज़ा करें कि इस कश्ती में जो है जो इसकी तस्वीर ली इसके डूबने से पहले, फ्रंटेक्स जो यूरोपीय पुलिस का इदारा है उसने जो तस्वीर ली है उसमें जो नज़र आ रहा है उसमें इस कश्ती में एक तल धरने को जगह नहीं है, ऊपर बिल्कुल इंसान के साथ इंसान जुड़ा हुआ है। तो इनकी लालच की वजह से उन्होंने कश्ती में इतने लोग सवार करा दिए। अब उनकी जो तादाद आ रही है वो मुतज़ाद हैं। जो ऐनी शायदीन है उनका कहना है कि तकरीबन 750 लोग उस कश्ती में सवार थे, और कुछ जो है वो हल्के ही कह रहे हैं कि तकरीबन 500 लोग सवार थे। और दोनों सूरतों में ये एक बड़ा हादसा है क्योंकि इनमें सिर्फ 182 अफराद का अब तक पता चल सका है, 79 अफराद की लाशें तलाश की गई हैं और 104 लोगों को ज़िंदा बचाया जा सका है। तो अब हम बातें हैं कि ये कश्ती जब वहाँ से रवाना हुई तो पहले 2-3 दिन का सफ़र तो उसने ठीक किया है, लेकिन मंगल को जब ये यूनानी साहिल से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर थी और ये बैनुल-अक़वामी समुंदर में सफ़र कर रही थी। उसकी वजह ये बताते हैं कि क्योंकि यूनान ने इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की हुई है, तो अब ये इंसानी स्मगलरों की कोशिश होती है कि वो इसे बैनुल-अक़वामी समुंदर से इन कश्तियों को गुजार कर इटली पहुँचाने की कोशिश करें। तो इस चक्कर में जब वो साहिल से बहुत दूर होते हैं तो बहुत गहरे समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ पर हादसात का जो है ख़तरा भी बढ़ जाता है, और बदकिस्मत कश्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मंगल को पहली बार इस कश्ती को जो है फ्रंटेक्स के जहाज़ ने देखा, और इसके साथ ही अलार्म फ़ोन जो तंजीम है जो तारकीन वतन जो बहरे रूम में मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके बारे में इतला देती है, उसने जो है उस वक़्त अलर्ट किया इटली को और यूनान को कि कश्ती जो है वो बहरे रूम में नज़र आ रही है और उस कश्ती में तारकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद सवार है और वो कश्ती ओवरलोड नज़र आ रही है और वो किसी मुश्किल का शिकार हो सकती है। अब इटली की दूध में वो था नहीं मामला। इटली ने भी इस हवाले से यूनान को आगाह किया जी कि आपके जो है जो साहिल समुंदर का इलाका है उसके करीब ये कश्ती जो है वो है। इसके बाद जो है ना यूनानी हुकाम ने वहाँ जो उस इलाके में तजारती जहाज़ थे उनको भी मैसेज भेजा, और फिर यूनानी कोस्ट गार्ड का एक जहाज़ भी इस कश्ती के करीब गया। अब यूनानी हुकाम का कहना है कि हमारे कोस्ट गार्ड का जहाज़ जब उसके करीब गया और उन्हें मदद की पेशकश की तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इटली जाएंगे और हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मौका था इनके पास कि वो 3-4 दिन से समुंदर में थे और ऐसा लग रहा था कि कश्ती अब मुश्किल का शिकार हो सकती है। और इंसानी स्मगलर्स की लालच का एक और देखें साहब कि वो इतने लोगों से, इन बेबस लोगों से पैसे लेते हैं लेकिन इन्हें लाइफ जैकेट तक नहीं दी जाती। इन 700-750 लोगों में से लाइफ जैकेट सिर्फ चंद अफराद के पास थी। अगर इनके पास लाइफ जैकेटें होती तो शायद 104 नहीं, 204, 304, 404 और शायद 504 लोग भी बच जाते, क्योंकि वो कुछ घंटों के लिए उस लाइफ जैकेट के ऊपर तैर सकते थे और फिर रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान उन्हें बचाना मुमकिन था। लेकिन इनकी लालच इतनी ज़्यादा है कि लाइफ जैकेट का भी खर्चा नहीं करते और लोगों को यूं डूबने के लिए समुंदर में छोड़ देते हैं। तो एक मौका तो उन्होंने उस वक्त ज़ाया कर दिया जब यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक उन्होंने इनको पेशकश कीजिए कि आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं। उनकी मदद का मतलब ये था कि वो कश्ती अपने इनको टो करके ले जाते, मज़ीद कुमक मंगवाते और उन्हें यूनानी साहिल पे ले जाते। लेकिन इसमें जो सवार तारकीन है उन्हें शायद इंसानी स्मगलर्स ने भी बता रखा होगा या वैसे भी लोगों को पता है कि जी यूनान की इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त है और वहाँ जाने से उन्हें हो सकता है डिपोर्ट कर दिया जाए वापस तुर्की या उनके अपने मुल्कों में। तो इसलिए उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया और ज़िंदा बचने का एक मौका ज़ाया कर दिया। फिर इसके बाद जो है वहाँ से एक माल्टा का तजारती जहाज़ गुजर रहा था, तो उस माल्टा के तजारती जहाज़ ने भी इन्हें पेशकश की कि जी आप अगर मुश्किल में हैं तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं।
اگر یہ اس وقت ہی پیشکش قبول کر لیتے تو شاید ان کی زندگیاں بچ جاتی اور مالٹا کا جہاز انہیں ریسکیو کر لیتا اور مزید کمک بھی وہ طلب کر سکتا تھا۔ ہاں البتہ مالٹا کے جہاز نے انہیں خوراک اور پانی وہاں پر فراہم کیا ہے، کیونکہ 3-4 دن سے یہ سمندر میں تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے، وہاں پر خوراک اور پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، تو مالٹا کے جہاز سے انہیں خوراک اور پانی ملا، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے اس جہاز کے عملے کو بھی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں جی ہم نے تو اٹلی ہی جانا ہے۔ تو اب جو ہے یہ منگل کی شب جو ہے اس جہاز کو پہلی بار مشکل میں دیکھا گیا۔ اس کی مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ تیل ختم ہو گیا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ 3-4 دن سے اگر وہ جب سمندر میں تھا تو تیل ختم ہو گیا ہو، کیونکہ اس میں تیل کی تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کی طرح ٹھونس کر وہاں اس میں بندوں کو بھرا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے، اور اس کے بعد جو نیچے لوگ تھے، اوپر تو ڈیک پر لوگ تھے وہ تو تھے، نیچے سے لوگ جو ہے وہ گھبرا کر اوپر آئے، اور جب وہ اوپر آنے کی انہوں نے کوشش کی تو کشتی کے ایک طرف وزن بڑھا اور کشتی اس طرف جھکنے کے بعد ڈوب گئی۔ اب ان کی ایک اور بدقسمتی دیکھیں کہ جس جگہ یہ کشتی ڈوبی ہے وہ بحر روم کا سب سے گہرا ترین مقام ہے، وہاں 15,000 فٹ سے زائد سمندر گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 2 دن ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے وہ لاشوں کی تلاش بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ حالانکہ بحر روم میں اس وقت سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں یونان کی بحریہ کے جہاز، کوسٹ گارڈ کے جہاز، یورپی فرنٹیکس کے جہاز اور دیگر کشتیاں بھی لاشوں کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ لاشیں جو شروع میں مل گئی تھیں وہ مل گئی تھیں، جو ڈوبتے ہوئے کچھ بچاتے ہوئے مر گئے، لیکن اب اس کے بعد سے کوئی لاش 24 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود نہیں مل سکی۔ لیکن یونان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ آخری دم تک لاشوں کی تلاش جاری رکھیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سمندر کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو نچلے حصے میں تھے کشتی کے وہ شاید نیچے ہی کشتی کے ساتھ کہیں سمندر کی تہہ میں دب گئے ہوں گے، اور ایسا ہوا تو شاید ان بیچاروں کو کبھی بھی تلاش نہ کیا جا سکے۔ تو اس میں جو تارکین وطن بچے ہیں ان میں پاکستانی، افغانی، مصری اور فلسطینی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کے ہی ہم وطن زیادہ تر کشتی میں سوار تھے، تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس حادثے میں خدشہ ہے کہ ڈوب گئی ہے وہاں پر، اور جو بچے ہیں انہیں اب یونانی حکام نے کیمپ میں، اور جو زیادہ 29 کی حالت خراب تھی انہیں اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ یونان میں جو ہے 25 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن یونانی حکومت نے 3 دن کے لیے الیکشن سرگرمیاں بھی، انتخابی مہم بھی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے، اور جو زندہ اللہ کرے کچھ بچ جائیں، ورنہ ان کی لاشیں جلدی مل جائیں، ورنہ ان کے پیاروں کی حالت جو ہو رہی ہوگی اس وقت اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کوئی خبر ہوگی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔